नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी को स्टेट टॉपर क्लासेस में स्वागत है। बच्चे, मैं कल आप लोगों को समास का वीडियो दिया था और बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर दिए। तो मैं उन बच्चे से कहना चाहूंगा कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो शिक्षकों का भी सम्मान नहीं कर पाता है। किस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, किस कारण से मैं आप लोगों को चैनल पर नहीं पढ़ा पा रहा था, वो हमारी मजबूरियों को देखा नहीं। तो कोई बात नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि उनके माता पिता उनके लिए कितने कष्ट करके पैसे जुटाते हैं और उनको पढ़ाते हैं, लेकिन वो अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पाता है, तो शिक्षक का सम्मान कहां से कर पाएगा। तो कोई बात नहीं है, जो ईमानदार विद्यार्थी हैं वो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, पढ़िए। मैं आपको बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए निरंतर मेहनत करूंगा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप आज समझने की कोशिश कीजिए समास के बारे में। कुछ बच्चे को पहले जो वीडियो डाला था उसमें उसको लगा होगा कि सर डिफिनेशन बहुत लंबा हो गया। कोई बात नहीं है, आज मैं समास को धुआं कर देंगे। आप सिर्फ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। प्यारे बच्चों, समास किसे कहते हैं? तो समास दो या दो से अधिक शब्दों, देखिए बच्चे मैं डिफिनेशन भी लिख दिया, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? समास कहते हैं। समास के मुख्य कितने भेद होते हैं? 6 भेद। समास के मुख्य कितने भेद होते हैं? 6 भेद। इस भेद को याद करने का ट्रिक अगले वीडियो में भी बताया था, लेकिन आज मैं उससे भी बेहतर तरीके से बताऊंगा। समास के मुख्य कितने भेद होते हैं बच्चे? 6 भेद। कौन कौन? तो अवयवी भाव समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। बच्चे, इन 6 समास को याद करने का हम ट्रिक भी दिए थे, अब दादा तक। क्या ट्रिक दिए थे बच्चे? अब दादा तक। तो प्यारे बच्चे, समझने की बात है। इस ट्रिक के माध्यम से समास के 6 भेद हम याद कर सकते हैं। अब के अ से अवयवी भाव समास और ब से बहुब्रीहि समास, दादा के दो से द्वंद्व समास और एक दो से द्विगु समास, तक के तो से तत्पुरुष समास और क से कर्मधारय समास। बहुत सारे बच्चे कहते होंगे हाँ सर, इस ट्रिक के माध्यम से हम तो समास के ये 6 भेद तो याद कर लेंगे। प्यारे बच्चे, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। अब के अ से अवयवी भाव समास और ब से बहुब्रीहि समास, दादा के एक दो से समझेंगे द्वंद्व समास और एक दो से द्विगु समास, तक के एक तो से तत्पुरुष समास और क से कर्मधारय समास। बच्चे, इसको एक दो बार आप रिपीट करेंगे, आपको ध्यान में आ जाएगा। ट्रिक के माध्यम से आप समास के 6 भेद को याद रखेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। अब समझने की बात यह है कि सर, उस दिन जो समास को आप समझाए थे उसमें डिफिनेशन आपका लंबा हुआ था। बच्चे, डिफिनेशन लंबा नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से बता देंगे और ऐसा बता देंगे कि दिमाग में नहीं दिल में बसा देंगे। सातों जन्म में नहीं निकलेगा, वो मरने के बाद भी नहीं निकलेगा। आप सिर्फ ध्यान से समझिए। तो बच्चे, सबसे पहले आज हम लोग समझने वाले हैं द्वंद्व समास के बारे में। क्या समझने वाले हैं बच्चे? द्वंद्व समास के बारे में। बहुत बच्चे के मन में सवाल आता होगा कि सर द्वंद्व समास किसे कहते हैं? तो बच्चे, समझने की बात है, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो। कुछ नहीं, सिर्फ इतना याद रखिए कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो, या बीच में योजक चिन्ह लगा हो, या बीच में क्या लगा हो? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, उसको हम लोग कहते हैं द्वंद्व समास। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, जब बीच में योजक चिन्ह लगा हो, उसे क्या कहते हैं बच्चे? द्वंद्व समास। जैसे समझिएगा, अगर आपको कहीं लिखा हुआ शब्द मिले माता पिता, माता पिता, तो ये कैसा समास होगा बच्चे? द्वंद्व समास। क्यों? क्योंकि इसका दोनों पद प्रधान है, माता भी प्रधान है और पिता भी प्रधान है, और बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा है। बीच में क्या लगा है? योजक चिन्ह। ऐसा मिले तो आप समझ जाइएगा कि वो द्वंद्व समास है। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों प्रधान हो और बीच में कैसा चिन्ह लगा रहे? योजक चिन्ह। जैसे मान लिया जाए बच्चे, कहीं लिखा मिले सीताराम, सीताराम, तो ये समझ जाना कि द्वंद्व समास है, क्योंकि इसका दोनों पद प्रधान है। सीता भी प्रधान है और राम भी प्रधान है। अपने अपने जगह पर सीता भी महान है और राम भी प्रधान है, और बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा है बच्चे, इसलिए इसको हम लोग समझ जाएंगे द्वंद्व समास। अगर कहीं लिखा मिले पाप पुण्य, पाप पुण्य, तो इसको हम लोग समझ जाएंगे द्वंद्व समास, क्योंकि बीच में योजक चिन्ह लगा है और दोनों पद प्रधान है। अगर कहीं लिखा मिले छोटा बड़ा, छोटा बड़ा,
तो ये हमारा कौन सा समास होगा बच्चे? द्वंद्व समास, क्योंकि इसमें छोटा भी अपने आप में सम्मानित है और बड़ा भी सम्मानित है। आपके घर में दो भाई रहेगा, छोटा भाई और बड़ा भाई, दोनों अपने अपने काम में निपुण रहता है, छोटा भी विख्यात रहता है, बड़ा भी विख्यात रहता है, दोनों को सम्मान सेम होता है। अगर कहीं आपको भाई बहन लिखा मिले, भाई बहन, तो ये कैसा समास होगा बच्चे? भाई बहन, तो ये कैसा समास होगा? द्वंद्व समास। कैसा? द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों प्रधान है, दोनों की वैल्यू समान है। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो और बीच में क्या लगा रहे हैं? योजक चिन्ह, तो भाई बहन ये कैसा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास। कहीं लिखा मिले भला बुरा, तो ये द्वंद्व समास होगा। भला बुरा कैसा समास होगा? द्वंद्व समास। कहीं लिखा मिले सुख दुख, सुख दुख, तो ये भी द्वंद्व समास होगा बच्चे। सुख दुख ये द्वंद्व समास होगा, क्योंकि दोनों पद इसका प्रधान है और बीच में देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बच्चे? योजक चिन्ह, तो इसको हम लोग कहेंगे द्वंद्व समास। अच्छा बताइए बच्चे, कहीं राधा कृष्ण लिखा मिले, राधा कृष्ण, तो क्या समझेंगे? द्वंद्व समास, क्योंकि राधा भी अपने आप में प्रधान है तो कृष्ण भी प्रधान है, यानी दोनों पद प्रधान है और राधा कृष्ण के बीच में एक योजक चिन्ह लगा रहेगा। तो ऐसे शब्द मिले तो आप समझ जाना कि वो द्वंद्व समास है। क्या समझ जाएंगे बच्चे? द्वंद्व समास है। अब मैं आगे चलता हूं, प्यारे बच्चे, देखेंगे एक एक लाइन में सारे समास को मैं समझा दूंगा। अब मैं चलता हूं दिग्गु समास की ओर। बहुत बच्चे के मन में सवाल आया होगा कि सर दिग्गु समास को हम लोग नहीं समझे, तो दिग्गु समास के बारे में मैं समझाने जा रहा हूं बच्चे। दिग्गु समास, दिग्गु समास हम लोग उस समास को कहते हैं जिसका पहला पद संख्यावाचक हो। दिग्गु समास उस समास को कहते हैं जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, यानी पहला पद में क्या हो? संख्या हो। पहला, जिसका पहला पद संख्या से शुरू होता हो, वैसे समास को दिग्गु समास। जैसे बच्चे पंचवटी लिखा मिलेगा, पंचवटी, पंचवटी, तो ये हो जाएगा दिग्गु समास, क्योंकि पहला पद में देखिए संख्या का उच्चारण हो रहा है, 5 का। जैसे पंच तत्व, पंच तत्व, तो ये हो जाएगा दिग्गु समास, क्योंकि पहला पद में संख्या का उच्चारण हो रहा है बच्चे। जैसे आपको लिखा मिलेगा चौराहा, चौराहा, तो पहला पद में देखिए संख्या का उच्चारण हो रहा है 4 का, तो ये हो जाएगा दिग्गु समास। जैसे आपको कहीं लिखा मिलेगा, ध्यान से देखिएगा, जैसे आपको कहीं लिखा मिलेगा नवग्रह, 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 तो इसमें देखिए पहला पद देखिए संख्या का उच्चारण हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे दिग्गु समास। जैसे नवरत्न, नवरत्न समास, कैसा समास? दिग्गु समास, क्योंकि पहला पद में देखिए 9 का उच्चारण हो रहा है। तो जहां जिस समास का पहला पद में संख्या का उच्चारण हो, वैसे समास को हम लोग दिग्गु समास कहेंगे बच्चे। कहीं आपको लिखा मिल जाएगा चार पाई, तो बेधड़क एकदम मार देना कि ये दिग्गु समास होगा, क्योंकि पहला पद में देखिए 4 का उच्चारण हो रहा है। क्या चीज का? 4 का। अच्छा बताइए बच्चे, कहीं लिखा मिल जाएगा त्रिभुज, तो आप समझ जाना कि दिग्गु समास, क्योंकि 3 का उच्चारण है। कहीं लिखा मिल जाएगा त्रिवेणी, 3 का उच्चारण हो रहा है बच्चे, दिग्गु समास। त्रिभुज, त्रिवेणी, ये सब दिग्गु समास। त्रिकोण क्या हो जाएगा बच्चे? त्रिकोण क्या हो जाएगा? दिग्गु समास। चतुर्भुज क्या हो जाएगा? दिग्गु समास। यानी जिस समास का पहला पद में संख्या का उच्चारण हो जाए उसको समझ जाना कि दिग्गु समास है। कैसा समास है? दिग्गु समास। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चे, दिग्गु समास हम लोग देख लिए। अब ये भी भाव समास, अब ये भी भाव समास के बारे में देखते हैं। एक एक लाइन में सारे समास को क्लियर करते चल जाएंगे। अब ये भी भाव समास, अब ये भी भाव समास। अब ये भी भाव समास उस समास को हम लोग कहते हैं बच्चे जिसके प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो। सीधे ध्यान रखना कि जिसके प्रारंभ में क्या जुड़ा हो? उपसर्ग। जिसके प्रारंभ में क्या जुड़ा हो बच्चे? उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या क्या होता है? प्रति, अनु, आ, प्रति, अनु, आ, यथा, यथा, है ना, आ, ये सब शब्द आए जिसके प्रारंभ में ये सब शब्द आ जाए। जैसे मान लिया जाए, कहीं लिखे देखिएगा प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष,
तो आगे देखिए उपसर्ग जुड़ा है, प्रति जुड़ा है, तो ये हो जाएगा अवयवी भाव समास। कहीं लिखा मिलेगा प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिदिन, ये सब के आगे देखिए प्रति का उपसर्ग जुड़ा है, तो ये हो जाएगा अवयवी भाव समास। जैसे अनु, कहीं लिखा मिलेगा अनुशासन, क्या लिखा मिलेगा? अनुशासन, तो आप समझ जाएंगे कि अनु जुड़ा है यानी उपसर्ग जुड़ा है, तो ये हो जाएगा अवयवी भाव समास। कहीं लिखा मिलेगा यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथासंभव, यथासंभव, तो ये सब हो जाएगा अवयवी भाव समास। कहीं लिखा मिलेगा आजन्म, आजन्म, तो ये सब हो जाएगा अवयवी भाव समास। यानी जिस समास के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़ा हो वैसे समास को हम लोग कहेंगे अवयवी भाव समास। क्या कहेंगे बच्चे? अवयवी भाव समास। तो हम लोग अवयवी भाव समास को देख लिए। अब मैं एक दिन लाइव आकर के इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। अवयवी भाव समास तो देख लिए, अब हम लोग तत्पुरुष समास देखते हैं बच्चे। इसको तत्पुरुष समास को देखिए, एकदम एक एक लाइन में सब क्लियर करते जाएंगे। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास बच्चे, तत्पुरुष समास जिस समास को विग्रह करने पर, जिस समास को विग्रह करने पर को, से, का, के, की, रा, रे, री आए, जिस समास को यानी समास को विग्रह करने पर तत्पुरुष समास, हम उस समास को कहते हैं जब हम समास को विग्रह करते हैं तो का, के, की, रा, रे, री के लिए, में, से, पर, ये सब आए, तो ऐसे समास को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देखिए मैं समझा रहा हूं, जैसे मैं समझा रहा हूं, अगर कहीं शब्द लिखा मिले सेनापति, सेनापति, तो जब आप इसका विग्रह करेंगे तत्पुरुष समास उस समास को कहते हैं जब आप समास का विग्रह कीजिएगा तो का, के, की, रा, रे, री, में, से, पर इत्यादि आए, तो वैसे समास को हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कहीं लिखा मिलेगा सेनापति तो समझ जाना तत्पुरुष समास। पूछिएगा कैसे समझ जाएंगे सर, तो मैं बता रहा हूं। सेनापति, सेनापति लिखा मिलेगा तो इसका जब विग्रह कीजिएगा तो सेनापति का मतलब होता है सेना का पति, सेना का पति। देखिए बीच में क्या आ रहा है? का, बीच में क्या आ रहा है? का। जब मैंने इसका विग्रह किया तो बीच में क्या आया? का, तो समझ जाएंगे तत्पुरुष समास। जैसे कहीं लिखा रहेगा गृह प्रवेश, गृह प्रवेश, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये तत्पुरुष समास है। कैसे? तो गृह प्रवेश को जब मैं विग्रह करूंगा तो आएगा गृह में, गृह में प्रवेश। क्या आएगा? गृह में प्रवेश। देखिए यहाँ में आ गया, क्या आ गया बच्चे? में। हमने बोला था ना कि का, के, की, रा, रे, री, में, के लिए, से, पर, ये सब आए तो उसको तत्पुरुष समास हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे बच्चे? तत्पुरुष समास। जैसे कहीं लिखा मिलेगा नेत्रहीन, नेत्रहीन, जब इसको विग्रह करेंगे इसके मतलब, नेत्रहीन का मतलब होता है नेत्र से हीन, नेत्र से हीन। देखो से आ गया बच्चे, तो इसको क्या समझेंगे? तत्पुरुष समास। इस तरीके से हमने समास का चौथा नियम को समझा। अब आगे मैं बढ़ रहा हूं कर्मधारय समास की ओर। किसकी ओर? कर्मधारय समास की ओर। तो बच्चे इस तरीके से आप लोग सीख सकते हैं, कहीं दिक्कत हो तो आप आसानी से सीख सकते हैं। अब मैं आप लोग को बढ़ रहे हैं कर्मधारय समास की ओर। पांचवा समास हम लोग लेके चलते हैं कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। सीधे समझना है बच्चे, कर्मधारय समास हम उस समास को कहते हैं जिसमें पहला पद दूसरा पद की विशेषता बताता हो। समास का पहला पद दूसरा पद की विशेषता बताता हो, दूसरा पद की विशेषता बताता हो, है ना। समास का पहला पद दूसरा पद की क्या बताता हो बच्चे? विशेषता। जैसे मान लिया जाए कर्मधारय समास को हम लोग कैसे समझेंगे? जब कोई शब्द का पहला पद दूसरा पद की विशेषता बताए, जब कोई शब्द का पहला पद दूसरा पद की विशेषता बताए तो उसको समझेंगे कर्मधारय समास। जैसे मान लिया जाए कहीं लिखा मिलेगा आपको नीलकमल, नीलकमल, तो देखिए पहला पद जो है ना इसकी विशेषता बता रहा है दूसरा पद का। पूछो कैसे? जैसे नीलकमल का मतलब होता है नीला है कमल, नीला है कमल। अरे बाहर जाओ बेटा, बाहर जाओ, पढ़ाने दो बच्चे लोग को। मैं अपने छोटे लड्डू गोपाल से भी आप लोग को भेंट कराऊंगा किसी क्लास में। हाँ तुरंत जाएंगे बेटा, पढ़ाने दो, बैठो वहां। देखो
कर्मधारय समास। कर्मधारय समास उस समास को हम कहते हैं जब हमारा पहला पद दूसरा पद की विशेषता बताए। जैसे नील कमल, नील कमल जो है हमारा पहला पद नील है और दूसरा पद कमल है। ये देखिए कमल का विशेषता बताता है। नील कमल मतलब नीला है कमल, कमल की विशेषता को बता रहा है ये पहला पद। पहला पद कमल की विशेषता को बता रहा है, यानी कमल है कैसा, नीला, इसकी विशेषता ये बता रहा है। तो जब पहला पद दूसरा पद की विशेषता बताए तो उसको तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे मान लिया जाए महात्मा, कहीं शब्द लिखा मिले महात्मा, तो महात्मा, महात्मा जो शब्द लिखा है इसमें महा और आत्मा जुड़ा है, महान आत्मा जुड़ा है। इसके मतलब इस आत्मा की विशेषता बता रहा है। महात्मा का मतलब महान है आत्मा, महान है आत्मा, यानी आत्मा की विशेषता। दूसरा शब्द का विशेषता बताता हो पहला पद, पहला पद दूसरा पद की क्या बताता हो, विशेषता, तो उसको कहेंगे कर्मधारय समास। जैसे महात्मा का मतलब है कि महान है आत्मा। प्यारे बच्चे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। चरण कमल, एक और इसमें डिफिनेशन आप लोग को देते हैं। चरण कमल, चरण कमल यानी जिसका चरण कमल के समान हो। ये जो पहला पद है ना भाई, इसकी विशेषता बताता है, इसकी विशेषता बताता है। पहला पद जब दूसरा पद की विशेषता बताए, शब्द से पता चलेगा कि ऐसा शब्द है जो पहला पद दूसरा पद की विशेषता बता रहा है, तो उसको बेहिचक हम लोग समझ जाएंगे कि ये कर्मधारय समास है। अब प्यारे बच्चों हम लोग बहुब्रीहि समास की ओर बढ़ रहे हैं। आप लोग से मैं कल लाइव आकर के बात करूंगा। आज मैं लाइव करने की कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ। पॉइंट नंबर 6 में बहुब्रीहि समास। उधर मोबाइल की तरफ टच नहीं करो लड्डू, लड्डू गोपाल, मोबाइल की तरफ टच नहीं करो बेटा, दिक्कत हो जाएगा, गिर जाएगा मोबाइल। हाँ बच्चे, बहुब्रीहि समास समझेंगे। बहुब्रीहि समास उस समास को कहेंगे जब समास का दोनों पद मिलकर, समास का दोनों पद मिलकर, एकदम डिफिनेशन छोटा छोटा है, दोनों पद मिलकर, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की विशेषता बताए, तीसरे पद की संकेत करे, तीसरे पद की वैल्यू बताए। समास का दोनों पद मिलकर तीसरे पद की विशेषता बताए। या इसको समझने का एक और टेक्निक है बच्चों। बहुब्रीहि समास हम वैसे शब्द को कहेंगे जब कहीं आपको लगे ना कि कोई देवी देवता का नाम आ रहा है, कोई देवी देवता का नाम आ रहा है, तो वैसे समास को हम समझ जाएंगे कि बहुब्रीहि समास है। जैसे कहीं लिखा मिल जाएगा बिना पानी, बिना पानी, तो आप समझ जाना कि बिना पानी ये जो है सरस्वती माता का नाम है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा बच्चे। अगर कहीं लिखा मिलेगा घनश्याम, घनश्याम, तो घनश्याम ये भगवान कृष्ण का नाम है, समझ जाना कि ये बहुब्रीहि समास है। और इसमें जो है दो पद मिलकर के, दोनों पद मिलकर के तीसरे पद की विशेषता बताता है। तो जैसे बिना पानी, बिना पानी, इसमें बिना और पानी ये दोनों मिलकर के माता सरस्वती की विशेषता बता रहा है। बिना पानी हम लोग किसको कहते हैं, सरस्वती माता को। किसको कहते हैं, सरस्वती माता को। कहीं लिखा मिलेगा दशानन, दशानन, तो दशानन, दशानन हम लोग किसको कहते हैं, रावण को। तो दशा और नन यानी जिसका 10 मुख हो, जिसका 10 मुख हो, तो दो शब्द मिला दशा और नन और बन गया रावण। जब दो पद मिलकर तीसरे पद की विशेषता बता दे, तीसरे शब्द को संकेत कर दे, तो ऐसे कंडीशन को, ऐसे समास को हम लोग बहुब्रीहि समास कहेंगे। प्यारे बच्चों आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। आप लोग से मैं फिर अगले वीडियो में मिलता हूं। बाय।